दोस्तों नमस्कार। लूसेंट वीडियो श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम भारतीय इतिहास के तीसरे टॉपिक सिंधु सभ्यता पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इस स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ें भी देखते जाएं। किताब जो है आपकी बुक रखी होगी, जो नए एडिशन की बुक है, बड़े साइज़ की जो है, उस पर देखें। और साथ में मैं कुछ एडिशनल चीज़ें जो लिखी हुई चीज़ें उनको क्लैरिफाई करते हुए बताऊँगा, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें। मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी के साथ सिंधु सभ्यता है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक इसका कोई ज्ञान नहीं था, है ना, बल्कि वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। किंतु 20वीं सदी के शुरुआत में, मतलब 1924 में, जब तत्कालीन जो है पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक जो थे जॉन मार्शल, उन्होंने इसकी घोषणा की, तब जाके ये बात प्रकाश में आई कि वैदिक सभ्यता के पूर्व भी एक अच्छी खासी डेवलप्ड पूरी सभ्यता हमारे देश में विकसित थी, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और रेडियो कार्बन C14 के अनुसार, जो कि एक समय निर्धारण की विधि है, इसके आधार पर जब हम सिंधु सभ्यता के समय काल पीरियड को निर्धारित करते हैं कि किस पीरियड में थी, तो ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक इसका काल माना गया है। और इसको सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब शुरू में इसकी खोज हुई 1921 में, राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब सबसे पहला स्थल जो खोजा वो हड़प्पा खोजा था, इस कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसके कई स्थल खोजे गए और यह देखा गया कि इसके अधिकांश स्थल जो है वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में फैले हुए हैं। अतः इसका नाम जो है, जो पहले हड़प्पा सभ्यता अपने प्रारंभिक स्थल के कारण रखा गया था, उसके बजाय सिंधु सभ्यता रखना ज़्यादा उचित प्रतीत हुआ, इसलिए इसका नाम फिर सिंधु सभ्यता रखा गया। इसलिए हम लोग इसको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों के नाम से जानते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहला स्थल जो है 1921 में दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो खोजा था, हड़प्पा खोजा था, हड़प्पा, ठीक है। इसके बाद 1922 में अगला जो स्थल खोजा गया राखाल दास बनर्जी के द्वारा, वो मोहनजोदड़ो खोजा गया। और 1924 में फिर इसकी विधिवत घोषणा जो है जॉन मार्शल ने की, इस नवीन सभ्यता प्राप्त होने के बारे में। और फिर हम बात करते हैं कि यह सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, प्रोटो हिस्टोरिक या कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में इसको रखा गया है। कल भी चर्चा हुई थी कि आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये है कि इस सभ्यता में जो है वो साक्ष्य के तौर पे जो है लेखन तो है, मतलब, लेकिन उसकी भाषा जो पढ़ी नहीं गई है। क्यों? क्योंकि जो इसकी लिपि जो है सिंधु सभ्यता की, वो चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफ के रूप में है, पिक्टोग्राफिक जो है वो लिपि है, और जिसका प्रत्येक संकेत जो है वो किसी वस्तु को या किसी भाव को शो करता है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक कहा गया है। ये माना गया है कि सभ्यता के जो निवासी हैं वो वे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। फिर जैसा कि इस लाइन में आप देख रहे हैं कि जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक थे, इन्होंने 1924 में इसकी विधिवत घोषणा की। फिर हम देखें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा है, तो यह बता दें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली थी। यदि हम इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्वी और पश्चिमी छोरों को देखें कि चारों कोनों में कौन कौन से स्थल इसके थे, तो हम देखेंगे कि इसका जो पश्चिमी किनारा था, पश्चिमी छोर था, वह दास्क नदी के किनारे जो स्थित था, सुतकेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, वह था। पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर था, जो कि मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में आता है और हिंडन नदी के किनारे है। हम उत्तरी स्थल की बात करें तो यह था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और दक्षिणी पूरा स्थल की बात करें तो यह दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है, गोदावरी नदी के तट पे है। तो हम सारे स्थलों, उत्तर दक्षिण या जितने भी स्थल हैं, हम ये देखेंगे कि वो कौन से हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं और किस जिले और किस राज्य में हैं। फिर हम देखेंगे कि हालांकि सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थलों की 1000 के आसपास जो है स्थल खोजे गए हैं, सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं गुजरात में खोजे गए हैं। और उनमें से केवल जो है चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, सभी का मिला के जो 6 बड़े नगर हैं, उन जो बड़ी जगह हैं, उन्हें ही नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से हैं? पहला वाला हड़प्पा, ठीक है, जो कि दयाराम साहनी ने खोजा था। फिर मोहनजोदड़ो, जिनको खोजा था राखाल दास बनर्जी ने।
फिर है धौलावीरा, गढ़वारी वाला, राखीगढ़ी और कालीबंगा। इनको 6 को शहर या नगर की संज्ञा दी गई है। फिर जैसा कि हमने अगली लाइन में जो लिखा है कि हमने चर्चा कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये गुजरात में है। और हम अब सबसे बड़े स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल इस सभ्यता का मोहनजोदड़ो है। और यदि हम भारत में स्थित सबसे बड़े स्थल की बात करें तो ये हरियाणा में है, हिसार जिले में राखीगढ़ी नाम से, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और भारत में ही स्थित दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है, जो कि राजस्थान में है। अब हम सिंधु सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे या महत्वपूर्ण फैक्ट पे चर्चा करेंगे, जिसको प्रीलिम्स में पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में भी उसका उतना ही महत्व है। जैसे सिंधु सभ्यता, चूँकि इसके कई स्थल जो थे वे समुद्र के किनारे थे, मतलब बंदरगाह थे, तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल और सुरकोटडा। फिर सिंधु सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम मोहनजोदड़ो की बात कर लें कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो है इमारत थी वो स्नानागार था। विशाल स्नानागार था। इसकी जो डायमेंशंस थे वो 11.88 मीटर लंबाई थी, 7 मीटर लगभग चौड़ा और 2.43 मीटर मतलब 2.5 मीटर लगभग गहरा। कालीबंगा और लोथल ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ से हमको अग्निकुंड मिलता है। फिर मोहनजोदड़ो से एक और ख़ास चीज़ मिलती है, 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है, उनकी मूर्ति मिलती है। और इस पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से जो हमें मिले हुई हैं मोहरें, उसमें सबसे अधिक जो संख्या में मोहरों में एक श्रृंगी पशु का उल्लेख है। एक सींग वाले जो पशु सांड का, उसका अंकन ज़्यादा मिलता है। मनके बनाने के कारखाने भी सभ्यता में मिले हैं और यह मिले हैं लोथल और चंदूदड़ो नाम की जगह से। फिर हम इसमें बता दें कि जैसा कि फिर हमने चर्चा किया, दोबारा इसमें लिखा है इसमें किसकी लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है। और यह लिपि जो है दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन यदि एक से अधिक लाइन का कोई जो है वाक्य है, तब ऐसी स्थिति में पहली पंक्ति जो है वो दाहिनी ओर से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, याद रखना है। फिर हमें ये देखना है कि इसी के समकालीन जो मिस्र की सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता, जिसको अन्य सभ्यताओं में मेलुआ के नाम से जाना गया है, मतलब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की हम बात करते हैं तो वहाँ के जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे ये माना गया कि सिंधु सभ्यता के लिए ही इस नाम का प्रयोग किया गया है। फिर इसकी खास बात जो है सिंधु सभ्यता की क्यों इतनी फेमस है कि यह एक नियोजित सभ्यता थी, मतलब इसमें नगर नियोजन बहुत ही अधिक प्रॉपर था। जैसे इसके बाद की जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो चूंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ इतिहास के क्रम में। वैदिक सभ्यता जो बाद की सभ्यता है वो जरूर ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन इसके पूर्व की जो सिंधु सभ्यता थी वो पूर्णतः नगरीकृत थी। इसकी कुछ कुछ खास बातें क्या है कि इसमें नगरीकृत सभ्यता थी, जो है सड़कें आपस में समकोण पे काटती थी, सीधी सड़कें होती थी। जल निकास की व्यवस्था प्रॉपर थी, मतलब नालियाँ प्रॉपर बनी हुई थी। नालियाँ जो है पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी। घरों के दरवाजे जो हैं वो मुख्य सड़कों की ओर न खुल के पीछे की सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, ये कुछ खास बातें हैं। फिर सिंधु सभ्यता में जो फसलें जो मुख्य रूप से होती थी वो होती थी गेहूँ और जौ, और मिठास के लिए यहाँ की जो व्यक्ति थे वो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी का बना हुआ हल भी मिला है सिंधु सभ्यता में, ये बनवाली नाम की जगह से मिलता है। चावल की खेती के बारे में बात करें तो रंगपुर और लोथल से हमको चावल के दाने मिले हैं सिंधु सभ्यता की, जिससे पता चलता है कि धान की खेती होती थी। ठीक है। और फिर जो है हम घोड़े की अस्थियों की बात करने की, घोड़ों के अस्थि पंजर भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के निवासी जो हैं घोड़ों से परिचित थे। सुरकोटडा, कालीबंगा और लोथल, उससे घोड़े के अवशेष मिले हैं। तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में होती थी। यातायात के साधन के रूप में यहाँ 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी को उपयोग करने की जानकारी मिली हुई है। मेलुआ शब्द बोला गया, अभी पहले भी चर्चा हो चुकी है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए।
फिर जो मुख्य जो मेन जो नगर है यहाँ के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको पिग्गट जो है पिग्गट महोदय, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ये क्वेश्चन प्री में एक आध बार आया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। फिर आता है कि सिंधु काल में या हड़प्पा काल में, जिसको हम दोनों ही काल के नाम से जानते हैं, इसमें सत्ता किसके हाथ में थी? जो व्यापारी वर्ग के हाथ में थी, वणिक वर्ग, जिसको क्या व्यापारियों को क्या बोला जाता है? वणिक वर्ग। तो इस समय सत्ता जो है वणिक वर्गों के हाथ में थी। और वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन सिंधु सभ्यता के समय से ही मिलता है। मोहनजोदड़ो में यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिलता है, जो मतलब इसके पहले नहीं था स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत हुई स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, जिसका मतलब ये माना जाता है कि उस समय सूर्य उपासना प्रचलन में थी। लेकिन याद रखिएगा, उपासना वृक्ष पूजा है, सूर्य पूजा सब होता था, लेकिन मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता से किसी प्रकार के। मातृ देवी की पूजा सबसे ज़्यादा जो है वो प्रचलित थी, और चूंकि मिट्टी की मूर्तियां जो हैं वो स्त्रियों की ही मिली हैं, स्त्रीमण मूर्तियां हैं ज़्यादा संख्या में मिलने के कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मात्र सत्तात्मक समाज था। एक्चुअल में चूंकि सिंधु सभ्यता में कोई लिखित साक्ष्य तो ऐसे हैं नहीं जिसे पढ़ा जा सका हो, सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इसलिए इतिहासकार जो उस समय जो तत्कालीन सामग्री मिलती है उसके आधार पर ही सभ्यता के बारे में सारे कुछ अनुमान पर आधारित होते हैं उनके सारे तथ्य। कुबड़ वाला साँड़ मिला है जो कि पूजनीय होता था। फिर एक यहाँ टेबल आप देख पा रहे हैं कि सिंधु काल में किन किन धातुओं का आयात किन प्रदेशों से किया जाता था। ये भी कई बार पूछा है कि तांबा मुख्य रूप से यहाँ राजस्थान के खेतड़ी में मिलता था, और साथ में बलूचिस्तान और ओमान से इसका आयात भी होता था। चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान से आयात होता था। सोना कर्नाटक में था और साथ में अफगानिस्तान से आता था। लाजवर्द मणि एक आध बार पूछा है, लाजवर्द मणि है जो कि मेसापोटामिया मतलब इराक जिसको बोलते हैं ना आज के डेट पे, इराक, वहाँ से आता था। और सीसा ईरान से आता था। फिर एक नीचे एक टेबल और आप बड़ी सी देख रहे हैं जिसमें प्रमुख स्थल हैं, वो किस नदी के किनारे और उनकी लोकेशन कहाँ है और किसने खोजा है। तो पूरे स्थलों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो मुख्य स्थल हैं उन पे हम चर्चा करें। हड़प्पा मुख्य स्थल है जो कि रावी नदी के तट पे स्थित है, और यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के अंतर्गत आता है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। तीसरा स्थल इसमें इम्पोर्टेंट है जो है वो है कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आता है। अमलानंद घोष ने खोजा था। फिर आप याद रखें लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। और एक स्थल आप याद रखिएगा धौलावीरा जो कि नवीनतम स्थल है। यह लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। कुछ और तथ्य हैं इससे संबंधित कि सिंधुवासी जो हैं सूती और ऊनी दो प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, और मनोरंजन के साधन के तौर पे मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपड़ खेलना, पासा फेंक खेलना, ये उस समय के प्रमुख साधन थे। इस समय के जो अधिकांश जो हैं बर्तन है वो काली मिट्टी के बने होते थे, पकी हुई मिट्टी की, जिसे इस आग में जो पकी हुई मिट्टी है जिसको टेराकोटा कहा जाता था। तलवार से परिचित नहीं थे इस समय के लोग, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लोहा था ही नहीं। कालीबंगा एक ऐसा एकमात्र स्थल है जिसका निचला जो है शहर भी किले से घिरा हुआ है। ये मैं बता दूं कि ये चीज़ हम डिस्कस नहीं कर पाए थे कि सिंधु काल के जितने भी प्रमुख शहर हैं वो दो भागों में बटे होते थे। एक होता था थोड़ा ऊपर उठा हुआ पोर्शन जो शासक वर्ग से संबंधित था, शासक वर्ग जो है रहता था और ये किले से घिरा हुआ होता था। और दूसरा किनारा होता था निचला स्तर जिसमें सामान्य जनता रहती थी और ये इनके घर होते थे, लेकिन ये किले से घिरे हुए नहीं होते थे। लेकिन कालीबंगा में क्या है एक्सेप्शन है कि इसमें जो दोनों हैं, जो शासक वर्ग हैं और जो रहवासी वर्ग है, दोनों वाले पोर्शन जो हैं वो किले से घिरे हुए थे, ये बताना चाह रहा है। मतलब मेन शहर के मेन जो शासक वर्ग के साथ साथ निचला शहर जो है, जो सामान्य जनता रहती थी, वो भी किले से घिरा हुआ है, कालीबंगा वाला पोर्शन। सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिले हैं
और खेतों को जोतने के प्रमाण भी मिले हैं। उस समय भी देखिए कुछ जो थी बुराइयां, जैसे पर्दा प्रथा है, वेश्यावृत्ति है, उस समय भी फेमस थी। शवों को जलाने और गड़ाने दोनों प्रकार की प्रथाएं थी। हड़प्पा में हड़प्पा से हमें शवों को दफनाने की बात जो है वो साक्ष्य मिलते हैं, और मोहनजोदड़ो से जलाने के साक्ष्य मिलते हैं। हम लोथल और कालीबंगा की बात करें तो युग्म समाधियाँ, मतलब एक साथ दो लोगों को जो है दफनाया गया था, जो महिला पुरुष हो सकती हैं, तो इनके भी साक्ष्य मिले हुए हैं। अब हम बात करें कि जो सिंधु सभ्यता जिसका काल हमने देखा कारबनसी 14 से कि 2400 से 1700 तक चला लगभग, और इसके बाद भी कुछ समय तक चलता रहा, तो लगभग 1000 वर्ष तक ये जीवित रही सभ्यता। बाद में अचानक इसका ऐसा क्या हुआ कि एकाएक पतन हो गया। तो पतन के कारणों पर हम जाएं तो जलवायु परिवर्तन, या फिर आर्यों का आक्रमण, या फिर भूकंप, या फिर बाढ़, ऐसे कई फैक्टर माने गए हैं, कारण माने गए हैं, जिनकी वजह से सभ्यता का पतन हुआ। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम चौथे नंबर का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता, उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।